ईश्वर भाई पटेल जी, भाई अरविंद जी, रघुनाथ जी, प्रेम कौशल जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे अंकलेश्वर में एकत्र आए सभी देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ अंकलेश्वर में भृगु ऋषि जी के मंदिर और उसी तरीके से भरूच और अंकलेश्वर के बीच में बहती हुई पवित्र नर्मदा नदी के पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं इस भूमि को, पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात की धरती ने बहुत ऋषि मुनि, संत, समाज सेवक, समाज में परिवर्तन लाने वाले ऐसे तमाम सज्जन वृंद का वास यहां गुजरात में रहा है। लेकिन अगर मैं इसको और गहराई से देखूं तो मैं समझता हूं कि यह संतों का प्रदेश है और ये शेरों का प्रदेश है। और अगर इसको मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखूं तो गुजरात ने देश को दिशा देने में अहम भूमिका अदा की है। फिर चाहे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया, वह गुजरात की धरती से संबंध रखते थे। इस देश को जोड़ने वाले और छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके इस भारतवर्ष को महान देश बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं। और वर्तमान में न्यू इंडिया, नया भारत, प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वह भी गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति को बदलने की अगर कहीं गंगोत्री है तो वो गुजरात की धरती है, जहां से वो संस्कृति शुरू हुई। आप देखेंगे कांग्रेस का कल्चर 70 साल का, भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, नर्मदा नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़े रखे, वार और पार का झगड़ा रहा, जातियों का झगड़ा रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको किसी ने किया तो सार्थक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही हम लोगों को सिखाया है। अभी ईश्वर भाई मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने आपके सामने आपका अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। मेरे से पहले जितने भी नेताओं ने यहां से भाषण दिया होगा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा होगा, इस बात का मुझे दावा है। इसलिए मित्रों, ये नई संस्कृति में यह जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यह एक परिवर्तित भारत के आगाज करने वाला है। और इसलिए जब आप 1 तारीख को अपनी उंगली से बटन दबा करके कमल का निशान पर आप मोहर लगाएंगे, तो आप उन सारी बातों को मोहर लगाएंगे जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आज देखिए आप, कोरोना की मार रही, दुनिया की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई, दुनिया मुसीबत में पड़ा, लेकिन 75वें साल में प्रवेश करने के साथ साथ जिस ब्रिटानिया ने हमको 100 साल से ज्यादा राज किया, आज हम उसको पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बन रही है। यह हमारा रिकॉर्ड है। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी
कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने हमको गरीबी की, अति गरीबी रेखा के 1% से भी कम में भारत को लाने में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो हमारे बारे में कहते थे भारत में गरीबी है, आज अति गरीबी 1% से नीचे आ गई है। यह रिकॉर्ड है अपने आप में, जिसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से एक समय में हमारे यहां हाईवे, नेशनल हाईवे, इनकी कमी थी। आज हम ये कह सकते हैं कि पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारा बन रहा है। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि 3,26,000 किलोमीटर सड़क भारत के ग्रामीण भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। 3,26,000 किलोमीटर। ये 3,26,000 किलोमीटर का मतलब आपको समझ में आता है? इसका मतलब ये जो भूमध्य रेखा है दुनिया की, इसके 8 चक्कर लगा लें तो उतनी सड़कें, ग्रामीण सड़क भारत में बनी है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह हमारा रिकॉर्ड है जिस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज मैं यहां पर देख रहा हूं सब लोगों को, किसी ने मास्क नहीं पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, और सब बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन मास्क लगा के घूमता है। आपने देखा होगा कि माइक पर आने के पहले उतारते हैं, तब भाषण देते हैं, और यहां आप लोग खुल्लम एकदम बिंदास मस्त बिना मास्क के भूल ही गए मास्क लगाना। यह संभव इसलिए हुआ है कि 219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर 130 करोड़ की जनता को मोदी जी ने मुफ्त लगा करके दी। ये दुनिया का फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से होने वाला वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहा है। अभी अमेरिका में सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, अभी यूरोप में सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, और यहां आप लोग डबल डोज, साथ में बूस्टर, 130 करोड़ का देश खड़ा है। सबको सुरक्षा कवच मोदी जी ने पहना दिया है, और कोरोना से लड़ने में हम आगे निकल गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको, जनता को बताना चाहिए कि सही जगह बटन दबता है तो क्या होता है, और गलत जगह बटन दबता है तो क्या होता है। सही जगह दबता है तो मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से बना था। इस देश में चेचक के दवाई को पहुंचने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को पहुंचने में 30 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो की दवा 2 बूंद, उसको पहुंचने में 30 साल लग गए, जब वो हमारा नेशनल प्रोग्राम बना। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को पहुंचने में 28-30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापान में दवाई बनी थी, 2006 में भारत में आई, वो भी तब आई जब योगी जी ने उसको गोरखपुर के लोगों के लिए मंगवाया, तब पहुंची, नहीं तो तब पहुंची नहीं थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस शताब्दी का सबसे बड़ी ट्रेजेडी, त्रासदी जो कोरोना आया, तो पहला केस भारत में 20 जनवरी 2020 को आया था, और 20 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को प्रोत्साहन दिया था, भारत सरकार की तरफ से पैसा दिया था रिसर्च करने के लिए, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने बना लिया था। और उस समय ये ऑपोजिशन के लीडर क्या बोलते थे, ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, इससे क्या क्या हो जाता है, क्या क्या
गुमराह करते थे, आपको मालूम है ना? कहते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। कहते थे कि नहीं कहते थे? अपने चुपके चुपके लगाते थे और दूसरों को लगाने से रोकते थे। ये इनका तौर तरीका था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की वैक्सीन 100 देशों में पहुंचाई गई है और 48 देशों में मुफ्त पहुंचाई गई है। यह भारत का रिकॉर्ड है। इसलिए मित्रों, आज बदलता भारत है। यह जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है ना, चिप, यह हम खरीदते थे, आज भारत दुनिया को बेच रहा है। यह मोबाइल, हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में। यह स्टील में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। यह सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर आकर के खड़े हो गए। भारत एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया था। अटल जी ने 6 मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए, और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। और यहां भी आपको राजकोट में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है। 200 नए मेडिकल कॉलेज बने। भरूच में नया मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था कि भरूच में मेडिकल कॉलेज होगा? यह परिवर्तन है जिसको हमको समझना होगा। हमारे यहां एमबीबीएस की सीटें 54,000 हुआ करती थी प्रति साल में। अभी 83,000 सीटें प्रतिदिन, यानी 83,000 एमबीबीएस के ग्रेजुएट निकल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हमारे 30,000 हुआ करते थे, आज 54,000 पोस्ट ग्रेजुएट प्रति साल निकल रहे हैं। यह है बदलता भारत, यह है बदलता गुजरात, यह है विकसित भारत, जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, एक समय में 2002 में गुजरात का बच्चों का पढ़ने का ड्रॉप आउट रेट 30% था। आज 1.7% है। यह है हमारा विकास, यह है हमारी गति। उसी तरीके से अगर हम देखें तो दुनिया का 182 मीटर ऊंचा, वैसे 240 मीटर ऊंचा, 58 मीटर उसका बेस है, और 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची अगर कोई स्टैच्यू है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू, वह भी यहां पर स्थापित हुई है। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि पानी घटता है। यहां आपका 67% पानी बढ़ गया है, पानी का लेवल। तो सही जगह दबता है तो मोदी जी आते हैं, गलत जगह दबता है तो नर्मदा का बांध का भी ऊंचाई रुक जाती है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मित्रों, आपको मालूम है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, हमारे नेता ईश्वर भाई पटेल से लेकर के सब लोग जाते थे, सब लोग जाके कहते थे वहां की नर्मदा के पानी के लिए इसको बढ़ाओ, इसकी दीवार को बढ़ाओ, इसका गेट का साइज बढ़ाओ, ऊपर पानी रुकेगा तो ज्यादा होगा। और मनमोहन सिंह क्या बोलते थे? अभी तक नहीं बढ़ा, अभी तक नहीं बढ़ा। यानी भारत के प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं है कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। खुद ही रोकते थे और हमसे पूछते थे, ये हालत थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, आपने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 17 दिन में 17 मीटर ऊंचे का आपकी दीवार बढ़ा दी गई और पानी को रोक करके आपको पहुंचाया गया। ये हमको समझना होगा। इसलिए आपके विकास के साथ कौन लोग जुड़े हैं, इस बात को भी हमको समझना होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने मुधेरा गांव को 100% सोलर विलेज बना दिया है, यह भी हमको समझना है। आज दुनिया के नक्शे पर किस तरीके से विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, उसको भी हमको समझना होगा। कभी आपने सोचा था कि यहां पर एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री बनेगी? कभी सोचा था क्या? एयरक्राफ्ट का मतलब होता था अमेरिका, एयरक्राफ्ट का मतलब होता था जर्मनी, एयरक्राफ्ट का मतलब होता था यूरोप। यहां तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आपको आज जानकर खुशी होगी कि C-295 एयरक्राफ्ट अब वडोदरा में बनेगा, वडोदरा में बनने का उसका काम शुरू हो गया। उसी तरीके से मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी चिंता किसने की? आप बताइए, पहले क्यों नहीं ख्याल आता है
कि हमारे कोई अनुसूचित जाति से कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए? पहले क्यों नहीं ख्याल आता है कि हमारे अनुसूचित जनजाति से, आदिवासी से किसी को राष्ट्रपति बनना चाहिए? और पहले क्यों नहीं ख्याल में आता है कि आदिवासी में भी महिला बननी चाहिए? यह सोच नरेंद्र मोदी जी को आती है। क्यों? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह हमारा मंत्र रहा है। मित्रों, जब हम कहते हैं कि हम अति गरीबी की रेखा से 1% से कम आ गए हैं, उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गहराई से समझा, सारी चीजों को जानने की कोशिश की, तो पता चला कि पिछली बार जब महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था की गई है और 80 करोड़ की जनता को दिया गया है। और गुजरात में 3 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ी हुई है। अगर हम उज्ज्वला की बात करें, मुझे यहां के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मेरे गांव में तो लोग सुबह 5 बजे बहनें लकड़ी काटने जाती थी, जंगल से लकड़ी का बोझा लेके आती थी, लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और फिर वो फूकनी से लेकर के फूक करके और वो आग जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़े में लेती थी। आज लगभग 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर पॉइंट मिला है और अब हमारी बहनें महिला सशक्तिकरण में टक से लाइटर जलाती है, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन। होता है कि नहीं होता है? फर्क है कि नहीं है? यह महिला सशक्तिकरण है कि नहीं है? और यह गांव की साधारण महिलाओं का सशक्तिकरण है, यह भी हमको समझना होगा। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो 2014 में हमारे बैंक के खाते 2.25 करोड़ थे। आज बैंक में खाते 47 करोड़ हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। और कांग्रेसी हमारा मजाक उड़ाते थे, मोदी जी खाते खुलवा रहे, किस लिए खुलवा रहे हैं मालूम नहीं। जब कोरोना आया तो 3 महीने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया गया। ये उस खाते का असर पड़ा। एक जमाने में राजीव गांधी कहते थे, मैं 100 रुपए भेजता हूं, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं, कौन उसको खा जाता है। आज 25 लाख करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गरीबों के खातों में पहुंचा है, 25 लाख करोड़ रुपए। अभी 31 मई को प्रधानमंत्री जी हमारे शिमला गए थे और शिमला का रिज मैदान है, सबसे ऊंचा मैदान, वहां उन्होंने भाषण दिया, किसान सम्मान निधि का रिलीज किया। शिमला के मैदान से उन्होंने एक बटन दबाया, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया 15 सेकंड के अंदर। यह है अंतर जिसको हमको समझना होगा। आयुष्मान भारत की बात करें, एक समय था मित्रों, मैं भी एमएलए था, या हमारे अरविंद भाई बैठे हैं, ये भी एमएलए, सब आते थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मेरे को इनका बाईपास होना है, इनको 1 लाख रुपए दे दो, इनका, ये गरीब आदमी है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इनको 2 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो। मैं नहीं दे पाता था और मेरे को उत्तर क्या देना पड़ता था कि भाई 75,000 ले लो, बाकी व्यवस्था करो। यानी मैं जान भी किसी की नहीं बचा पाता था। मैं देश का स्वास्थ्य मंत्री बना, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा बड़ा सोचो। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि गरीबों की समस्या है, उनका बड़ा सोचो, कार्यक्रम बनाना है। और प्रधानमंत्री जी के सोच के कारण 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है गांव गरीब के लोग, जो रेडी वाला, फेड़ी वाला है, बस ड्राइवर, बस क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा वाला, ये गरीब लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे 50 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का।
अगर 2020-21 में किसी का 5 लाख खर्च हो गया तो 2021-22 में फिर से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। हर साल 5 लाख रुपए का, हमेशा 5 लाख हर साल मिलेगा, इसकी व्यवस्था की गई। और ये कितनी संख्या है? 50 करोड़। 50 करोड़ का मतलब है सारी अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी, मेक्सिको की आबादी, ये सब मिला लें तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी में मुख्यमंत्री अमृतम योजना में 41 लाख परिवार बेनिफिशियरीज जुड़े हैं। और आपके यहां पर अगर हम कहें तो गुजरात में 43 लाख फैमिलीज जुड़ी हैं, परिवार जुड़े हैं। और अंकलेश्वर में 9,428 परिवारों को यह फायदा मिल रहा है आयुष्मान भारत का। यह भी हमको ध्यान रखना होगा। और इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह गरीबों की चिंता हुई है। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, मैं एमएलए था 93-94 में, तो मेरा बीडीओ, यहां पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ ही बोलते हैं ना, बीडीओ, वो आता था, बोलता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। बोले सुनाओ। बोला इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में आपको एक घर मिला है, बताइए किसको दें। तो मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए ये इंदिरा आवास योजना, किसको बांटूंगा? एक अनार 100 बीमार, कैसे होगा? लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई भी पक्के छत के बगैर 2024 के बाद उसको, उसके पहले उसको मिल जाएगा। और आज 3 करोड़ 60 लाख घर बन चुके हैं और 15 लाख घर गुजरात में बने हैं और 15,532 घर अंकलेश्वर में बने हैं। यह भी हमको ध्यान रखना। यह है हमारा काम करने का रिकॉर्ड। एक तरफ हमको बोलते हैं 2 पंचायतों में एक घर ले लो, और यहां हजारों में, लाखों में, करोड़ों में घर बन रहे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको भी हमको समझना होगा। और उसी तरीके से मुख्यमंत्री गृह योजना में 46,656 मकान पूरे हो चुके हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से की थी तो लोग हंसे थे। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने मजाक बनाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि देश कहां है खड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल के अंदर इस कार्यक्रम के तहत 12 करोड़ हमारे इज्जत घर बनाए। 12 करोड़, इसका मतलब 12 करोड़ परिवार शौच के लिए खेतों में जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। क्या महिला सशक्तिकरण हुआ था। लेकिन आज 12 करोड़ लोगों को घर में शौच देने की व्यवस्था मोदी जी ने की है। और एक तरीके से महिलाओं को इज्जत घर देकर के महिलाओं की, बच्चों की इज्जत का ख्याल रखा गया है, उसका सशक्तिकरण हुआ है। वो भी हमको याद रखना होगा। और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा 12 करोड़ नहीं, 11 करोड़, और 11 करोड़ में 41,60,000 जो टॉयलेट्स हैं वो गुजरात में बने हैं। और अंकलेश्वर में 2,12,653 टॉयलेट्स बने हैं। ये हमारा यहां का रिकॉर्ड है अंकलेश्वर में। उसी तरीके से आप सब लोगों को याद होगा, पानी के लिए आप सब लोग टैंकर का इंतजार करते थे गर्मियों में पानी के लिए। आजकल हर घर नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये 100% पानी का पहुंचाना, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है। महिलाएं घंटों इंतजार करती थी पानी के लिए, घंटों। मुझे याद है हमारे घर में सवेरे 7 बजे हल्ला होने लगता था, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा। 7 बजे साहब उठो 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 उठो। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हमने कोई मोर्चे पर जाना है देश की लड़ाई लड़ने के लिए। और 9 बजता था तो सारे जब बर्तन भर जाते थे तो लगता था हाँ युद्ध जीत लिया, पानी आ गया। आज हर घर 24 घंटा सप्लाई, ये फर्क आया है। आप बताइए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय क्या डिमांड थी? उस समय डिमांड थी
कि जब न्यूज आए तो कम से कम बत्ती आ जाए, न्यूज तो सुन लें। जब भोजन करें तो कम से कम बत्ती आ जाए, तो कम से कम भोजन तो कर सकेंगे। ये डिमांड होती थी कि नहीं होती थी? ये होती थी कि नहीं 2002 में? और 2022 में जब हम बात करते हैं तो हम भूल चुके हैं। हमको याद ही नहीं है कि बिजली कभी जाती भी है। पहले याद नहीं आती थी कि बिजली कभी आती भी है, आज जाती भी है। हमारे बच्चों को उठा के देखिए, बच्चे से पूछिए, वो कर्फ्यू नाम की चीज नहीं जानता है। अखबार खोलता है तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। 20 साल से ज्यादा हो गए, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसने पैदा की? और इसके पहले जितने लोग हैं, 365 दिन में 265 दिन तो कर्फ्यू लगा होता था कहीं ना कहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो जब आज से आपने सही उंगली पे सही दबाने लगे तो सही नतीजे आने लगे, और जब गलत में दबता था तो गलती होती थी। ये फर्क हमको समझना होगा और इसको हमको ध्यान में रख करके अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो ऊपर नरेंद्र भाई जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, और नीचे भूपेंद्र भाई पूरी ताकत से काम में जुटे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हमको आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपना योगदान हो सकता है वो योगदान जरूर करने की कोशिश करें, ऐसा मैं जरूर निवेदन करूंगा। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2002 में 21 विश्वविद्यालय थे, आज 103 विश्वविद्यालय गुजरात में हैं। 2002 में 775 हमारे कॉलेज थे, आज 3117 कॉलेजेस हैं। 2002 में 26 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 133 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 2002 में 31 पॉलिटेक्निक थे, आज 144 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। यह है अंतर जिसको हम समझना होगा। अहमदाबाद दुनिया में फार्मा का हब बन गया है, और जब मैं फार्मा का हब बोल रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद वो जामसर जगह है, जम्बूसर, जहां बल्क ड्रग पार्क आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। याद रखना, मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूं, ये बल्क ड्रग पार्क ही नहीं है, ये भरूच को दुनिया में, दवाई की दुनिया में नक्शे में खड़ा करेगा। ये आपको याद रखना है। 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट इसमें 30 से 50 हजार करोड़ रुपए की होगी, और कम से कम यहां 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी, और ये दुनिया के नक्शे में, और ये सिर्फ 2-3 मिले हैं, जिसमें से एक गुजरात के पास बल्क ड्रग पार्क आपको मिल रहा है। यह भरूच की दुनिया बदल देगा। और आज अहमदाबाद फार्मा में हब बन चुका है, और उसी तरीके से राजकोट मशीन के टूल्स का हब बन चुका है। मोरबी जो है वो सिरेमिक का हब बन चुका है। उसी तरीके से वापी केमिकल्स का हब बन चुका है। उसी तरीके से सानंद जो है वो ऑटो का हब बन चुका है, और भावनगर शिप के डिसमेंटल करने का उसका हब बन चुका है। मित्रों, आने वाले समय में आप भी फार्मा का हब बनेंगे और दुनिया के नक्शे में खड़े होंगे, इसको हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, अगर हम विकास की कहानी आपके सामने रख रहे हैं तो इसलिए रख रहे हैं कि हमको ध्यान में आना चाहिए कि जब सही पार्टी आती है, जब सही नेता आते हैं तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। जब गलत लोग आ जाते हैं तो वहीं रुक जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आजकल राहुल गांधी तोड़ने निकले हैं कि जोड़ने निकले। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ आप लोग भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे कि नहीं लगे थे? ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। भारत के पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई थी। कातिल कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति,
जिसने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। और हमारे राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू में चले गए। मत घबराओ, कंधे से कंधा मिला के हम तुम्हारे साथ हैं। वहां क्या नारे लगे? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, ये आजकल जोड़ने निकले हैं। कल जो उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया है, वीर सावरकर जिसका नाम के आगे वीर लगा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्र पुरुष रहे, उनके बारे में इस तरीके का बयान देना, यह बताता है कि वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए निकले। और मैं तो उनको कहता हूं, आप पहले पार्टी जोड़ लो, फिर उसके बाद देश जोड़ना। एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, हर एक जगह जाके बैनर पोस्टर बैनर पोस्टर बैनर पोस्टर। उत्तर प्रदेश लड़ने गए थे, 350 सीटों पर लड़े थे, 349 सीटों पर जमानत जब्त कराई थी, 349। उत्तराखंड लड़ने गए, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 59 में 65 सीटों पर जमानत जब्त कराई। और उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आप पार्टी का, वो आजकल भारतीय जनता लड़ने आए हैं, 67 सीटों पर लड़े हैं। मेरी बात को नोट कर लेना, 67 की 67 सीटों पे जमानत जब्त होगी, यह परिस्थिति आ गई। लेकिन जब देखो अपना बैनर लगा करके, ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। हम विचारों से लड़ते हैं, हम कैडर के सहारे लड़ते हैं। इसलिए इन सबका जो हश्र होना है वो तो होना ही है। लेकिन मित्रों, हम अपनी यात्रा पर निकल चले। हमारे को, हम भाग्यशाली हैं, हमको मोदी जी जैसा नेता मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। गुजरात विकास की गंगोत्री है, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल कहा जाता है, उस जगह से हम आते हैं। इसलिए यह हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और 1 तारीख को कमल के निशान पर वोट दें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी अच्छा पौधा हो, अच्छे फल देता हो, मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ता है, तभी पौधा अच्छा होता है, ये याद रखना। और इसलिए 1 तारीख को मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। अंकलेश्वर की और भरूच के 5 की 5 सीटों पर अपना हक अदा करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,